आज लेक्चर सेकेंड लाइफ प्रोसेसेस का। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस पढ़ते पढ़ते शायद आज का लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। और पीछे खिड़की खोल दो, आधा आधा जो खुलता है वैसे नहीं, वहां से नहीं, बस वो खोलो ना, बीच वाला, बस हाँ, इधर कर दो उसको, बस ऊपर भी वैसा ही। चलो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इसका जो रिएक्शन जरूरी है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन तो पहले भी याद किया होगा 7-8 क्लास में। इधर देखो, 8 क्लास में रिएक्शन इसका याद किए हो, फोटोसिंथेसिस वाला। CO2, यहाँ क्या रिएक्शन इन्वॉल्व में लिखेंगे, CO2 प्लस H2O, यही दोनों मिलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और H2O कहाँ से लेता है, सॉइल से, CO2 प्लस H2O। और ये सब जो रिएक्शन हो रहा होता है वो लीव्स के क्लोरोफिल में हो रहा होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोरोफिल। और जो एनर्जी इसको मिलता है, एनर्जी जो मिलता है वो सनलाइट से मिलता है, इसलिए यहाँ पर लिखे सनलाइट। ऐसे पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स के बारे में क्या क्या नाम लेते हैं, CO2 का, H2O का, क्लोरोफिल का और सनलाइट का, ये सब इसका, हाँ हाँ, सब रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाता है। ये सब अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर बनता क्या है, C6H12O6, और क्या बनता है, O2, और बनता है H2O, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर बैलेंसिंग सीखे हुए हम लोग बैलेंसिंग सीखे हैं ना केमिकल रिएक्शन में, तो बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6CO2, यहाँ पर आ जाएगा 12H2O, यहाँ पर हो जाएगा 6O2, और यहाँ हो जाएगा 6H2O। ये याद रहना चाहिए बैलेंस्ड रूप में। अगर आप बैलेंस नहीं करके रिएक्शन लिखते हो, हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स जो है कट के मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड रूप में ही रिएक्शन को याद रखना है। यहाँ याद ये रखना है कि ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसमें इतना ज्यादा कार्बन है, तो इसको जरूरत नहीं है बैलेंसिंग करने का, बस इसके हिसाब से हम लोग बाकी को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इधर वाला पे 12H2O रहेगा, जब मतलब जहां पर हाइड्रोजन वहां पर क्या दे देंगे, 12, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, उसको बैलेंस करने के लिए उधर एक जगह हाइड्रोजन था, उसी को बड़ा नंबर दे दिए, ठीक है। तो 6 और 12 भी तो इसमें लगता है, तो वो डायरेक्टली बैलेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग तोड़ करके समझेंगे कि कैसे ये दोनों को मिला करके और ऐसा ऐसा सब कुछ बन रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर लिखा गया है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हो या फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो, आज हम लोग जितना पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे स्टोमाटा के बारे में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर पे ही आज स्टार मार्क लगा करके रख लो, ये पूरा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये सब में से कहीं ना कहीं से पूछता है, जैसे एक बार पूछा हुआ है, एक या दो बार, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिर्फ हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला करके ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन दे देता है और वाटर दे देता है, ये मैकेनिज्म, वो ऐसे नहीं लिखते हैं। मैकेनिज्म अगर पूछा गया या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया, अभी नहीं लिखना है स्वाति, मैकेनिज्म पूछा गया या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया, तो हम लोग को ये 3 स्टेप जैसे लिखा हो एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिख दो। एनसीईआरटी के लाइंस हैं ये, ठीक है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया है। सबसे पहला चीज लिखता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से जो भी लाइट एनर्जी आ रहा होगा, यहाँ से सनलाइट जो भी होगा वो क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, क्या कर लेगा जी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर मौजूद होता है, और लीव्स के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, वो अब स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे ना तब बताते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल जब ओपन होता है,
ठीक है, एक दरवाजा सा है वो, ठीक है, ओपन होता है, वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उस पे ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, उस वाटर को तोड़ देता है दो भाग में। क्या वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा? वाटर टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाया जाता है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डन है यहां तक? इसके बाद फिर ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था वो इस CO2 के साथ जाकर के मिल गया हाइड्रोजन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो यहां बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो ये बना देगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। देखो तो इस पूरे फॉर्मूला में कार्बोहाइड्रेट कहीं पे है? कार्बोहाइड्रेट का कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ होगा? ये पूरा रिएक्शन में कहीं भी कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है? अरे कार्बन और ऑक्सीजन से था कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो भी कंपाउंड बना हुआ होगा उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के एक ही कंपाउंड तो बना हुआ है, ये C6H12O6। यानी कि इसको हम जो तुम लोग ग्लूकोज जान रहे हो वो एक्चुअली क्या है जी? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये तुम लोग ग्लूकोज पहले लिख लो, ग्लूकोज, और इसको और हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो नेम द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या है? नेम द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर है यहां तक? अभी तक हम लोग क्या जाने? लाइट एनर्जी जो भी आ रहा था वो कहाँ स्टोर हो रहा था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, जो लीव्स के अंदर होता है। क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेंगे। लीव्स के अंदर होता है, यहाँ पे ये स्टोर किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वो सनलाइट वाटर के ऊपर अपना एक्शन किया, वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला करके बनाया कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग को दिख रहा है C6H12O6 के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, और एक्स्ट्रा में बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट मतलब समझते हो? वेस्ट, ठीक है, वो बनता है वाटर। तो अगर बाई प्रोडक्ट पूछा गया, बाई प्रोडक्ट पूछा गया किसका? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का, तो वाटर होगा। क्लियर हुआ? इसी चीज को यहां पर लिखा गया है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां लास्ट में कि पहले तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। फिर जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, जो सनलाइट है, वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद फिर यहाँ पर रिडक्शन लिखा गया। क्या हम लोग चैप्टर 1 में रिडक्शन पढ़े हुए हैं? ठीक है, रिडक्शन कब होता था जी? या तो ऑक्सीजन निकाला जाता था या फिर हाइड्रोजन ऐड किया जाता था। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या ये रिडक्शन है? ठीक है, तो इसी चीज को लिखा गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसका रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और रिडक्शन हो करके बना क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए लिखा गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवा करके कार्बोहाइड्रेट तक पहुंचाया गया। उसी चीज को लिखा गया कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या चीज है। क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट है, मतलब कि एक कलर का पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले से जानते हैं आप लोग? क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनिल है। अगर ये सेल है, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, या फिर क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ होता है इसी में। ठीक है, ये हम बस यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देते हैं। इसी में क्लोरोप्लास्ट जैसी भी चीजें होंगी,
ठीक है, एक सेल ऑर्गेनिल के नाम पे, जैसे ये बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं, ठीक है। और इसी सब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है, बहुत सारा पिगमेंट होगा ग्रीन कलर का। इसी ये एक ऑर्गेनिल बनाया गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। प्लास्टिड्स दो होते हैं, मालूम है क्या? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हाँ, क्रोमोप्लास्ट जो है वो, और भी ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें वैसा भी पत्ती कभी कभार देखने को मिलेगा जिसका कलर नहीं होता, ठीक है। या फिर क्रोमोप्लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पत्ती देखने को मिलता है उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का पत्ती पाया जाएगा। तो ग्रीन पिगमेंट जो देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ ग्रीन पिगमेंट। और यही ग्रीन कलर देखने को जो मिल रहा है वही क्या है जी? क्लोरोफिल है। ये मौजूद कहाँ है? तो ये मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल है, सेल ऑर्गेनिल है। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनिल, ठीक है। इसके बारे में और भी ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो फिर मेसोफिल सेल्स होता है, ठीक है, उसके पास जो है ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो उतना हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है, नोट कर लो। कुछ छूटा तो नहीं? एब्जॉर्ब करके जो वाटर को तोड़ना हुआ। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को क्या हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं लिख सकते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम लोग और क्या जान सकते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अरे वाटर को हाइड्रो बोल सकते हैं, वाटर को क्या बोल सकते हैं? हाइड्रो। अलाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, स्प्लिट करना, यही तो जानते हैं, पहला चैप्टर में पढ़े हैं ये चीज, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर करके एक्चुअली क्या रहा होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। एब्जॉर्ब करके क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को तोड़ता है। अब साफ साफ दिख जाएगा, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया। और ये जो ब्लैक कलर का दिखा है, हालांकि असल में ब्लैक तो नहीं होता ना, ये क्या है अपना? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है अपना? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है? यही है मेसोफिल सेल्स। ये क्या है जी? मेसोफिल सेल्स। देखो यहाँ मेसोफिल सेल्स में बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और हर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है। अगर पूछा जाए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या बताओगे? साइट समझते हो? बोलो। हाँ, साइट मतलब जगह। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा जगह पे हो रहा होता है? तो लीव्स, प्लांट के कौन सा पार्ट में हो रहा होता है? लीव्स में, ठीक है। लीव्स में भी कहां पर? तो लीव्स के मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में, ठीक है। लीव्स के मेसोफिल सेल्स में बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। उन क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। वहीं पे ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं छूटा। फिर से इस सब को चार्ट से बना के दिखा दें। लीव्स के कौन सा जगह पे? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हर क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल मौजूद होगा। ये हो गया। अच्छा, ये जो फूड बनता है, ये डायरेक्ट जो ग्लूकोज का नया फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या प्लांट जो है फूड बना करके ये फूड जो बनाया, मतलब कि ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में ही रखता होगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये जो फूड स्टोर करके रखा हुआ है
वो क्या है, यही ग्लूकोज एकदम डायरेक्टली, ग्लूकोज जो है ना वो सिंपलर सब्सटेंस है, ग्लूकोज जो है वो एक सिंपलर सब्सटेंस है। हालांकि प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में एग्जैक्ट एनर्जी बना करके नहीं रखता है, ठीक है, वो अपना फूड स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो यहां पर लिख लेंगे प्लांट्स स्टोर दियर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, यही अगर जो एनिमल्स के बारे में बात किया जाए तो बट एनिमल्स स्टोर दियर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ग्लूकोज का ही ये सब, ठीक है। जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो एक्चुअली स्टार्च खा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट ग्लूकोज तो खाते नहीं है। स्टार्च जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे कर करके ये आपस में इसको तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। पहला प्रोसेस जो सैलाब जैसे ही मुंह में जाएगा ना खाना, तो पहला प्रोसेस ये होता है कि सलाइवा इसके साथ मिलता है। सलाइवा के पास एक अमाइलेज है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, वो इसको तोड़ देता है, ठीक है, वो इसको तोड़ता है माल्टोज में। तो ये सिंपलर सब्सटेंस में टूटा, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग चेन जो है वो कार्बन का, उसको छोटा छोटा चेन्स में बना देता है, छोटा छोटा पार्ट में बना देता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं माल्टोज। ये सब सब अभी आगे आने वाला है, ठीक है, आज नहीं, 1 या 2 दिन लगेगा। अगला है स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ होता है? तो फिर से लीव्स में ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा स्टोमाटा ओपन होता है? मतलब स्टोमाटा के बारे में जो जानते हैं कि छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है, टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब सरफेस ऑफ द लीव्स। तो क्या हमेशा स्टोमाटा ओपन ही होता है? ठीक है, अगर हमेशा स्टोमाटा ओपन होगा, ठीक है, तो कभी भी पानी बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। वही चीज इसके अंदर बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्टोमाटा को ओपन करना या फिर क्लोज करना ये टोटली करता है गार्ड सेल। इधर देखो लिखा हुआ है ये गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम है कि स्टोमाटा को ओपन करेगा कि क्लोज करेगा, ठीक है। गार्ड सेल जो है वो कुछ इस तरह का किडनी बीन, किडनी बीन किसको, राजमा चावल, राजमा को बोलते हैं। ये थोड़ा ऐसा ये मोटा रहता है गार्ड सेल। मेरा डायग्राम देख करके मत बना लेना, बुक में दिया हुआ होगा उससे बनाना, ठीक है, पता चलेगा कि कुछ भी बना के आ गए हैं, ठीक है। यही देखो है गार्ड सेल, यही है गार्ड सेल, इधर भी दिख रहा होगा गार्ड सेल। और ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा ओपन, जिसको स्टोमा ओपन लिखा हुआ होगा। ये कब ओपन होता है जी? तो पहले स्टोमाटा का डिफाइन हम लोग जान लेते हैं। तो स्टोमाटा एक टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसी को स्टोमाटा बोलते हैं। ये याद रहना चाहिए, और नहीं भी याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ समझ में तो रहना चाहिए कि स्टोमाटा बोलते किसको है। फिर स्टोमाटा का 2 काम है। पहला, गैसेस को एक्सचेंज करना। स्टोमाटा का 2 काम है, गैस को एक्सचेंज करना, और दूसरा काम है इसका ट्रांसपेरेशन। गैसेस का एक्सचेंज, गैस कौन कौन सा होगा एक्सचेंज होने वाला? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लीव्स बना दें, ठीक है, लीव्स अगर बना दें तो बहुत सारा छोटा 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 जो टाइनी पोर है, ठीक है, इसके थ्रू बहुत सारा काम होता है। जो हम लोग एटमॉस्फेयर से
फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, वो किसके थ्रू इंटर कर रहा होगा, स्टोमाटा के थ्रू। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, रिएक्शन होने के बाद फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होने के बाद या फिर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद इन्हीं पोर्स से जो है ये बाहर निकलता होगा। क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और एक्सेस वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो भी इन्हीं पोर्स से निकल रहा होता होगा, एक्सेस वाटर भी इन्हीं पोर्स से निकल रहा होता होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सा गैस एक्सचेंज हो रहा है, O2 एंड CO2। और ट्रांसपेरेशन किसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसपेरेशन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट या फिर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपेरेशन। तो ट्रांसपेरेशन से याद रखना है कि H2O बाहर जाता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक तो ट्रांसपेरेशनल पुल, वाटर भी अगर सॉइल से खींचा जाता है ना तो वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू ही खींचा जाता है, जो सॉइल में वाटर मौजूद है उसी को ना खींच करके और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो सॉइल से जो वाटर खींचा जाता है उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। और जो लीव्स में वाटर मौजूद है या फिर स्टेम में वाटर मौजूद है वो लीव्स तक जा करके एक्सेस वाटर जो भी होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसको भी हम लोग ट्रांसपिरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो स्टोमाटा का हो रहा है और स्टोमाटा के थ्रू गैसेस बाहर जाते हैं, नहीं तो फिर अंदर आता है। यहाँ पर H2O बाहर जाने की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर आता है बात कि ओपन और क्लोज कब होता है स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने के लिए मौजूद है गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल का क्या काम है वो लिख लेते हैं, यहाँ अलग से लिख लेना कहीं भी, हम यहाँ लिख देते हैं। गार्ड सेल जो है प्रोटेक्ट करता है स्टोमाटा को, प्रोटेक्ट्स द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करता है। अब गार्ड सेल को ना पूरा पूरा तरीके से हम लोग समझेंगे नॉर्मल भाषा में, जैसे कि अगर जो कोई एक दरवाजे पे, दरवाजा या गेट पे कोई गार्ड को लगाया गया अंदर में कुछ बहुत ही कीमती सामान को सुरक्षा देने के लिए, तो क्या वो कभी भी गेट खोल सकता है या फिर कभी भी गेट क्लोज कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो गेट वैसा गार्ड वो है कि उसको अगर जो तुम बड़ाई अगर करते हो, कोई भी गार्ड वगैरह जो अंकल रहते हैं उनका बड़ाई कर दो, दो चार बात अगर बता दो उनको इधर उधर की, तो हो सकता है वो फूल के कुप्पा हो जाए और फिर गेट खोल दे, मतलब कि होता है कि हमारा बात मान ले, ठीक है। वैसा ही यहाँ का भी गार्ड सेल है। हेलो, गार्ड सेल की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दो, बाद में हो सकता है वही जॉब लगे, ठीक है। पढ़ नहीं रहा है, ऐसे से करेगा तो फिर क्या करना है बाद में। गार्ड सेल जो है कुछ भी गार्ड को बढ़िया बढ़िया बात बता दें या फिर उसका बड़ाई कर दे, गार्ड अंकल आप तो आर्मी जैसा दिख रहे हैं, आपके अंदर वो शक्ति है कि 4-6 को ऐसे निपटा दो, ठीक है, तो वो फूल जाएगा गार्ड, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर जब गार्ड सेल के अंदर इंटर हो रहा होता है, और वाटर ये कहाँ से आ रहा है जी, सॉइल से। वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से वाटर आ रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, लीव्स में, है ना। तो जब बहुत सारा वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इंटर किया गार्ड सेल के अंदर, तो धीरे धीरे गार्ड जी का जो छाती है वो फूलते जा रहा है। हाँ एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारे जैसा आदमी को जरूरत है, चलो खोल देते हैं गेट, जा करके देख लो जो भी अंदर में देखना है। ये गार्ड सेल होता पहले ऐसा है, पिचका हुआ, ठीक है। ये बहुत ही कम स्पेस रहेगा, बहुत ही कम, ऐसे दोनों ऐसे चिपका हुआ रहता है, समझ गए। जैसे जैसे इसके अंदर और इसके अंदर पानी भरता है, ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरता है ना, वैसे वैसे इसके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। इसको एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाता है, यूट्यूब पे ऐसे बलून को फुलाया जाएगा, ठीक है, बलून को फुला करके और ऐसे जो उसका मुंडी रहता है ना ऐसे गोल घुमा दिया जाएगा, तो बीच में गैप तुमको दिखेगा। यही अगर जो मतलब सीधा जो लंबा वाला बलून रहता है जी, लंबा वाला, उसको फुला दे और उसके बाद फिर उसको ऐसे कर करके घुमा दे, मतलब इधर जो उसका एक एंड पॉइंट था और दूसरा एंड पॉइंट, दोनों को ऐसे एक तरफ मिला दे, तो बीच में गैप क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जो हवा अंदर में डाला गया है उसी हवा को वाटर समझ लो, ऐसे
और जब हवा पूरा निकाल दे, मतलब वाटर पूरा अगर जो निकल जाएगा और उसको अगर जो चिपकाना चाहोगे दोनों एंड को, तो क्या दोनों एकदम पास पास नहीं आ जाएगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। ठीक है, बस उसी चीज से समझाया गया इसको भी है। ठीक है, कि जब वाटर अंदर में चला गया, वाटर अंदर में जब गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया, और गैप जो क्रिएट हुआ उसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा ओपन। यहाँ देखो, वाटर इंटर्स इनटू द गार्ड सेल। गार्ड सेल कौन है, तो स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करने वाला एक सेल है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, सेल बिगिंस टू स्वेल अप। स्वेल अप मतलब फूल जाना। ठीक है, जैसे जैसे वाटर अंदर जा रहा है गार्ड सेल में, वैसे वैसे सेल जो है वो फूलते जा रहा है। इंटरिंग ऑफ वाटर कॉजेज गार्ड सेल्स टू बल्ज आउट। गार्ड सेल को बल्ज करवा देता है, मतलब यहां से जो गार्ड सेल ऐसा था वो यहां से फूलना शुरू होता है और ये ऐसा हो जाता है, यहां से ये फूलना शुरू होता है और ये ऐसा हो जाता है, जिसके बीच में एक गैप क्रिएट होता है। छोटा इधर बना दिया, इसके बीच में जो है वो एक गैप क्रिएट हो जाता है, और इसी गैप को हम लोग बोलते हैं स्टोमा ओपन। स्टोमा ओपन भी लिख सकता है या फिर स्टोमेटा ओपन भी लिख सकता है। ठीक है, स्टोमा ओपन उसी का शॉर्ट है, ये भी यूज होता है। ठीक है, तो जब भी वाटर गार्ड सेल में एंट्री करता है, जिसके कारण सेल जो क्या होता है, बल्ज आउट। बल्ज आउट मतलब बाहर की ओर निकल जाना। बल्जिंग आउट मतलब बाहर की ओर निकला हुआ होना, और बल्जिंग इन, बल्ज इन मतलब क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होना। ठीक है, तो बल्ज आउट हो जाता है, जिसके कारण स्टोमाटा ओपन हो गया। और दूसरा इसी के वजह से गैप क्रिएट होता है, उसी को हम लोग स्टोमा ओपन होता है कहते हैं। वाटर जब लॉस्ट हो गया, मतलब वाटर लॉस्ट कब होगा, वाटर लॉस्ट कब होगा, या तो ट्रांसपेरेशन के थ्रू, नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होगा। तो क्या वाटर हम लोग यूज कर रहे, मतलब कि प्लांट जो है वो यूज कर लेता है वाटर को। तो वाटर जब प्लांट यूज करेगा तो वहां पर बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो लॉस्ट हो गया। और वाटर अगर पूरा निकल गया तो फिर से ये वाटर अगर जो निकल गया, ये वाटर अगर जो निकल, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा। अब पिचक जाएगा तो इसके बीच में जो गैप बना था वो फिर से गैप एकदम हल्का सा रह जाएगा, बहुत ही कम गैप रह जाएगा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमाटा क्लोज्ड। अब बात करते हैं दो प्रोसेस का, इंडोसाइटोसिस और एक्सो इंडोस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, क्या इंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस पहले से पढ़े हुए हैं। इंडो मतलब अंदर जाना और एक्सो मतलब बाहर निकलना, ये बात तो मालूम है। अच्छा, तो ये जो स्टोमाटा ओपन हो रहा है या स्टोमाटा क्लोज हो रहा है, इसके पीछे का प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसी को हम लोग बोलेंगे इंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस। मतलब इंडोओस्मोसिस वाला प्रोसेस और एक्सोओस्मोसिस वाला प्रोसेस से ही स्टोमाटा ओपन या फिर क्लोज हो रहा होगा। जैसे वाटर यहाँ पर क्या हुआ है, इंटर किया है ना, हेलो, वाटर क्या हुआ होगा, स्टोमाटा जब यहाँ क्लोज था, स्टोमाटा क्या था जी, पहले से क्लोज्ड था। ठीक है, ये रहा, स्टोमाटा जब क्लोज था तो इसके अंदर वाटर इंटर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, वाटर इंटर कर रहा है यहाँ पे, वाटर इंटर। और जब वाटर अंदर जा रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर जब अंदर जा रहा होगा तो इसी चीज को क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस, स्पेलिंग चेक कर लेना, इंडो और ऑस्मोसिस शायद अलग अलग लिखाता है, इंडोस्मोसिस होता है। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस। और जब वाटर यहाँ अंदर चला गया, मतलब इंडो ऑस्मोसिस होने की वजह से स्टोमाटा ओपन होगा कि क्लोज होगा, अब ये तुम बताओ। इंडो ऑस्मोसिस होने की वजह से स्टोमाटा ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन होगा। इंडो मतलब अंदर है ना, और क्या अंदर जा रहा है, पानी। और जब पानी अंदर जा रहा है मतलब कि फुला दिया, किसको फुला दिया, गार्ड सेल को। किसको फुलाया, गार्ड सेल। और गार्ड सेल जब फूलेगा, मतलब गार्ड जी जब फूल जाएंगे तो क्या दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खुल गया मतलब स्टोमाटा ओपन हो गया। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर अगर ये, तो ये क्या हो गया, स्टोमाटा ओपन हो गया। इंडो ऑस्मोसिस के वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमा ओपन। हेलो, इंडो ऑस्मोसिस के वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमा ओपन। अब स्टोमाटा ओपन हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, जिसके वजह से इसका वाटर जो है वो लॉस हो गया। वाटर लॉस होने का क्या मतलब है, वाटर
बाहर निकलना। और अगर यहाँ से वाटर बाहर निकलना चालू हुआ, यहाँ से वाटर निकलना बाहर चालू हुआ, मतलब गार्ड जी को पता चल गया अरे वो हमको बेवकूफ बना दिया है, हमको फुला दिया है और हम दरवाजा खोल दिए हैं, हो सकता है अंदर में कुछ घटना कर दे, घटना तो हो चुका है ना, घटना कर दे मतलब कुछ गड़बड़ कर दे, इसके वजह से ये तुरंत दरवाजा बंद करना चालू करेंगे। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो भरा हुआ पानी था, जो तुम फुला दिया था, वो अब निकल जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। बाहर होने को क्या बोलते हैं? एक्सो एक्सोऑस्मोसिस हो गया। और अगर एक्सोऑस्मोसिस हुआ, इसके वजह से क्या हो जाएगा जी? एक्सोऑस्मोसिस के वजह से हो जाएगा स्टोमा क्लोज्ड। बस यही था पूरा गार्ड सेल के बारे में। तो स्टोमाटा का एक डिफाइन पढ़े। स्टोमाटा का दो रोल था, क्या था? गैसेस का एक्सचेंज करना और ट्रांसपेरेशन। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं गार्ड सेल के बारे में। गार्ड सेल के बारे में बताया जाता है कि ये ओपन और क्लोज होता है वाटर के एंट्री और एग्जिट से। जब वाटर अंदर जाएगा गार्ड सेल में तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा, और गार्ड सेल जब फूलेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब वाटर लॉस्ट हुआ, एक चीज और यहां लिखना, वाटर जब लॉस्ट हुआ तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। श्रिंक समझते हो? सिकुड़ना। गार्ड सेल जब सिकुड़ गया मतलब पिचक गया, पिचक गया तो फिर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा क्लोज। गुलशन समझा पूरा? हाँ। अब वाटर, इंट्रिंग ऑफ वाटर, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे जी? इंडो ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ वाटर को क्या बोल रहे थे? इंडो ऑस्मोसिस। अब वाटर के लॉस को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? एक्सो ऑस्मोसिस। तो इसको एक दो लाइन में अपने शब्दों में भी कॉपी पे लिख लेना कि इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या बोल रहा है। चलिए, यहां तक खत्म होता है। इसके बाद फिर है, हाँ, तो अगर पूछा जाएगा विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल, हेलो, पूछा जाएगा विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, तो क्या बताएंगे? गार्ड सेल। विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो क्या बताएंगे हम लोग? गार्ड सेल। इसके बाद आता है डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। वो भी लगता है हो ही जाएगा आज। ठीक है, ऐसे करके गार्ड सेल बना दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। समझ गए? गार्ड सेल ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स में बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ बड़ा स्ट्रक्चर दे देगा। और ठीक है, एक बात याद रखना, बुक में जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है फिर भी बहुत बढ़िया बना के दे देता है, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाता है, वहां पे कलरफुल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, कलरफुल डायग्राम्स नहीं होता। समझ गए? तो एकदम बढ़िया से याद रखना पड़ता है, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो ये जो है वो क्या है जी? ये जो है ये क्या है? गार्ड सेल है। और ये जो यहाँ मोटा सा जो तुमको दिख रहा है, लो, ये जो मोटा सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये जो मोटा सा दिख रहा है ये है एपिडाइडमिस। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या है? हेलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इधर भी देखो न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस। बस जो वहां पर स्ट्रक्चर होगा ना वो अलग अलग कलर का नहीं होगा। तो जितना छोटा छोटा, यहाँ पर देखो बहुत सारा छोटा छोटा गोला बना हुआ रहेगा, यहाँ छोटा छोटा क्या बना रहेगा? गोला। ठीक है, इन छोटे छोटे गोले से कोई भी, इन छोटे छोटे गोले से कोई भी एक गोला अगर जो बड़ा हो गया, कोई भी एक गोला बड़ा हो गया, जैसे कि यही वाला गोला तुम देखो, तो ये थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, समझ जाना वही वाला न्यूक्लियस है। जो गोला बड़ा है वही क्या है? न्यूक्लियस है। जो गोला बड़ा है वही न्यूक्लियस है, और बाकी सब गोला छोटा छोटा रहेगा, और ज्यादा बड़ा छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा गोला ये देखने को मिलेगा। और जरूरी नहीं कि बीच में बना हुआ रहे, हो सकता है न्यूक्लियस यहाँ पर बना करके दे दे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। ये तुम्हारा स्टोमाटा ओपन। एपिडाइडमिस तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है ना, एपिडर्मिस होगा, वो एपिडाइडमिस वहां होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है एपिडाइडमिस। चलो इधर देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स। हेलो, डेजर्ट प्लांट्स जब बोल रहा है ना, तो यहां से तो ये समझ में बस एक ही एग्जांपल दिमाग में कम से कम बनता तो है, वो है कैक्टस। ठीक है, कि कैक्टस वगैरह जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा। तो कैक्टस में लीव्स तो होता नहीं। ठीक है, कैक्टस में लीव्स नहीं होता, वो
इसीलिए ऐसे प्लांट्स को, जिस प्लांट में लीव्स ना हो करके लीव्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टेम में, जो कांटा तुम लोग देखते हो, ठीक है, लीव्स वगैरह उधर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग जीरोफाइट्स बोलते हैं। डेजर्ट प्लांट्स को कैसा प्लांट्स बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। XEROPHYTS, डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और सिर्फ तुमसे डेजर्ट प्लांट के बारे में पूछा था तो समझ में आ जाता है, और अगर फोटोसिंथेसिस इन जीरोफाइट्स बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोफाइट्स मतलब फिर से क्या समझ लेना है? डेजर्ट प्लांट। इसमें जो भी चीज लगभग ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में बस यही एक लाइन बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये डेजर्ट प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लेता है और प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या है जी? इंटरमीडिएट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इंटरमीडिएट जो है वो मैलिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैलिक एसिड। इसी मैलिक एसिड को एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट लिख रहा है। मतलब इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? बीच बीच का, मतलब कि बीच बीच का कुछ बना करके रख लेता है और फिर सुबह में उसी का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है, ऐसा कर रहा है। डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल इन द डे टाइम। मतलब रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल वगैरह में ले करके, ठीक है, और एक बीच बीच का कुछ बना लेता है, मतलब एक रिएक्शन करके बना लेता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड को सुबह में इस्तेमाल करवा देता है। मैलिक एसिड का रिएक्शन सुबह में सनलाइट के साथ करवा देता है, ठीक है, और इसी से यहाँ खाना बन रहा है। इसको पूरा प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे कि रात में जो स्टोमाटा ओपन होता है। अच्छा, दिन में स्टोमाटा क्यों नहीं ओपन होता होगा? सोचो तो। हाँ, डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में ऐसे ही वाटर का बहुत कमी है, मतलब सॉइल में वाटर बहुत ही कम होगा, ठीक है, और अगर डे टाइम में उतना सनलाइट में अगर जो स्टोमाटा ओपन होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस हो सकता है, इसीलिए स्टोमाटा ओपन रात में ही होगा। तो स्टोमाटा ओपन कहाँ होगा? रात में, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा एटमोस्फेयर से। सबसे पहला काम क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से लिया, ठीक है। सॉइल से क्या ले लिया? वाटर। जो फोटोसिंथेसिस वाला पूरा का पूरा रिएक्शन था वही हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। ये क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा हुआ था ना लेफ्ट साइड पे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से ले लिया और वाटर कहां से ले लिया? सॉइल से। और क्लोरोफिल प्रेजेंट था स्टेम में ऑफ दीज प्लांट। इन प्लांट्स के क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट रहते हैं? स्टेम में, क्योंकि लीव्स तो सूख के कांटा बन जाता है। लीव्स क्या बन जाता है? कांटा बन जाता है इसका सूख करके। अब रात के समय में क्या हुआ? हेलो, दिन के समय में क्या हुआ? स्टोमाटा बंद हो गया। दिन के समय में स्टोमाटा बंद हो गया। रिएक्शन हैपेंस व्हेन स्टोर्ड मैलिक एसिड, जो रात में बना करके रखा था मैलिक एसिड, वो स्टोर्ड मैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। कौन? सनलाइट। और फिर यहाँ ग्लूकोज बना दिया। मतलब यहाँ पर जो कैक्टस प्लांट होगा, पता नहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा होगा, हाइड्रा वगैरह, ठीक है, प्लेनेरिया, यही सब चीज रहेगा वो, ठीक है। ये बना दिया हम कैक्टस, हम अपने तरफ से समझ गए। ये क्या हुआ जी? सनलाइट ही दिन में आएगा, अभी नहीं है। सनलाइट कहाँ आएगा? दिन में। इस कहाँ पहले तो ये ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना? रात में। क्या किया करेगा ये? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। वाटर ले लेगा रात ही में। वाटर कब ले लेगा? रात में। और ये सबसे ये बीच बीच का एक चीज बना देगा, और वो क्या बना देगा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बना देगा। अब सनलाइट जो है वो इसका क्लोरोफिल में ही ना मैलिक एसिड बना हुआ होगा। ये क्या आ रहा है? सन से लाइट एनर्जी आ रहा है क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल में मौजूद है मैलिक एसिड, ठीक है। और मैलिक एसिड क्या कर दे रहा है इसको? मैलिक एसिड के साथ जो सनलाइट आया, मैलिक एसिड के साथ जो सनलाइट आया, ये बना दिया यहां से ग्लूकोज। तो ऐसा एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि एक बार में पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये प्रोसेस टूट टूट के भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ भी एक बार में पूरा नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा मैलिक एसिड बन जाता होगा। पूरा का पूरा मैलिक एसिड एक ही बार में फोटोसिंथेसिस करवा दिया, ये एक ही बार में मैलिक एसिड पूरा का पूरा सनलाइट से रिएक्ट कर जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा सा मैलिक एसिड, सनलाइट से रिएक्ट किया, कुछ देर के बाद फिर से सनलाइट और मैलिक एसिड रिएक्ट किया, ऐसे करते हुए दिन भर का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, वन गो में ये प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोसेस फॉर वन गो, मतलब एक ही बार में पूरा का प्रोसेस हो जाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर हो जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म। कल थोड़ा सा जो पार्ट है केमोट्रोपिज्म, केमो ऑटोट्रॉपी के बारे में बता करके फिर हम लोग अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे।